नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां से भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस भीषण हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल रांची से रामगढ़ जा रहे ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद अनियंत्रित ट्रेलर ने कई गाड़ियों को रौंदा और उसके बाद पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि वहां गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो रामगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। भीषण सड़क हादसा आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार और ट्रेलर की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रांची जाना था हमको, तो उधर से हम आगे होटल पे खड़ा थे। इतना स्पीड में उधर से गाड़ी आ रही थी, करीब लगभग 30 चक्का का व्हीकल है। और वीडियो गेम में जैसा स्पीड में आता है ना गाड़ी, बस वैसा ही स्पीड में आ रहा था। एकदम पूरा चक्का से धुआं निकल रहा था। एकदम लगा कि आगे बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला है। उधर से रांची से आ रही थी गाड़ी। कौन गाड़ी? वो थी डेला वाला टेलर, उसे ब्रेक नहीं लगने के कारण से 2-3 गाड़ी से ऐसे। कितने गाड़ी को मारा था? ये 4 गाड़ी को मारा है। एक बैलेंस 2 तो पर मर गए यहाँ पर। और 4 वो जो 2 मारा वो मोटरसाइकिल में था क्या? हाँ, मोटरसाइकिल में थे। रामगढ़ NH-33 पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं। तब यहाँ पर तुरंत एक दुर्घटना घटी है, जिसमें 4 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो हैवी आप ट्रेलर देख रहे हैं, इसका ब्रेक फेल हो गया और यहाँ पर पटेल चौक के पास जो है, यहाँ पर आके वो पलट गए। और इस दौरान ही 3 कार, 2 मोटरसाइकिल और कई वाहनों को अपने चपेट में ले लिया। अब बताया जा रहा है कि यह मौत की सड़क है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करें तो बताइए, यह हमेशा दुर्घटना घट रही है, क्या कारण है? आप देख सकते हैं कि अभी जो बाइक के लोग जो मरे, अगर ये ड्रेन नहीं कोड़ा हुआ होता तो शायद मरते। और मेरा डिमांड था कि NHI ROW को पकड़ के काम करे, ROW पर सारा वो काम करे, ताकि भागने के लिए कुछ खाली जगह छोड़ा जाए। लेकिन एक भी जगह आप देख लीजिए, चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा है। चारों तरफ गड्ढा कोड़ के छोड़ा गया है। ये मौत का कुआं बना के रखा गया है। और जिस दिन से ये सर्विस रोड चालू हुआ है, उस दिन से आज हमको लगता है कि कम से कम 25 दुर्घटना हो चुका है। यहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिसमें देरी हो रहा है। ग्रामीण इस बात को लेकर आक्रोशित हैं। ये अलाइनमेंट में गड़बड़ी है, इसी कारण यहाँ अक्सर दुर्घटना घटित हो रही है। एक और ग्रामीण से बात कराते हैं। बताइए, अब तक कितने लोग यहाँ पर दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं? कम से कम अभी आज तो 4 हो गए, एक दिन हुआ तो 5 या 6 हुआ कम से कम अभी तक। तो ये बता रहे हैं कि मौत की सड़क है। NH बना था तो लोगों को खुशी थी कि अब सरपट लोग रांची और हजारीबाग जा आ सकेंगे, लेकिन यह NH जो है लोगों को मौत का कारण बन रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले यानी डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में CBI की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो डोरंडा ट्रेजरी मामले में फैसला आ चुका है। लालू प्रसाद दोषी करार दिए जा चुके हैं। कोर्ट के फैसले के अनुसार लालू प्रसाद इस मामले में दोषी करार दिए गए हैं। हालांकि अभी इस मामले में सजा का ऐलान होना बाकी है। लालू प्रसाद को इस मामले में कितने साल की सजा होगी, इसको लेकर 21 फरवरी को फैसला होगा। आज कोर्ट ने लालू प्रसाद को जहां दोषी करार दिया, वहीं 24 अन्य आरोपियों को बरी भी कर दिया है, जबकि 34 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं देखिए, रांची के होटवार जेल की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। लालू प्रसाद के वकील के मुताबिक लालू प्रसाद कोर्ट से सीधे होटवार जेल जाएंगे। आज जजमेंट था, तो जजमेंट में 24 लोगों को एक्यूट कर दिया गया और 38 लोगों को 3 साल का सजा देकर कुछ फाइन के साथ छोड़ा गया। और लालू जी को कन्विक्ट किया गया है। अभी तक पॉइंट ऑफ सेंटेंस पे बहस नहीं हुई है, वो 21 तारीख को है। अब कुल कितने लोग हैं लालू जी समेत जिनकी सुनवाई होगी, 3 साल से ऊपर की सजा मिली है? तो टोटल 99 लोग थे, जिनमें से 24 लोग को रिहा कर दिया और 38 लोग को 3 साल की 38 लोगों को 3 साल का सजा मिला है। और
और कुछ फाइन के साथ। बाकी लोग को पॉइंट ऑफ सेंटेंस पे बहस होगा। लालू प्रसाद यादव यहाँ से जेल जाएंगे? हाँ, यहाँ से जेल। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव फिलहाल अपने वकील के साथ बातचीत कर रहे हैं। अधिवक्ता प्रभात कुमार के साथ इस वक्त लालू प्रसाद यादव की बातचीत हो रही है। दोपहर 2 बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू होगी। लालू रिम्स जाएंगे या जेल, इस पर दोपहर 2 बजे फैसला होगा। लालू के अधिवक्ता ने रिम्स में शिफ्ट कराने की यहां पर गुहार लगाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर लालू अपने वकील के साथ फिलहाल बातचीत कर रहे हैं। अधिवक्ता प्रभात कुमार के साथ उनकी इस वक्त बातचीत हो रही है। दोपहर 2 बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें लालू रिम्स जाएंगे या फिर जेल जाएंगे, इस पर फैसला लिया जाएगा। लालू के अधिवक्ता ने रिम्स में शिफ्ट करने की गुहार लगाई है, क्योंकि लालू यादव का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है और इसी के मद्देनजर ये गुहार लगाई गई है उनके अधिवक्ता के द्वारा। तो अब दोपहर 2 बजे कोर्ट की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी और उस वक्त पता चलेगा कि लालू यादव रिम्स जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने अधिवक्ता से बातचीत कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू होगी। फिलहाल वो अपने अधिवक्ता प्रभात कुमार के साथ उनकी बातचीत हो रही है और उसके बाद 2 बजे जो कोर्ट की कार्यवाही होगी उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा कि लालू प्रसाद रिम्स जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। आपको बताते चले कि लालू यादव का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा और इसकी वजह से उनके अधिवक्ता ने रिम्स में शिफ्ट करने की गुहार लगाई है कोर्ट से। अब दोपहर 2 बजे का इंतजार है जब कोर्ट का फैसला आएगा और उसके बाद पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव रिम्स में शिफ्ट होंगे या फिर जेल जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव की फिलहाल अपने वकील के साथ बातचीत चल रही है। अधिवक्ता प्रभात कुमार के साथ उनकी इस वक्त बातचीत हो रही है। दोपहर 2 बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू होगी और जिसके बाद पता चलेगा कि लालू यादव को रिम्स शिफ्ट किया जाता है या फिर जेल में भेजा जाता है। तो लालू के अधिवक्ता ने रिम्स में शिफ्ट करने की गुहार लगाई है कोर्ट से और अब कोर्ट को फैसला लेना है कि लालू के स्वास्थ्य के मद्देनजर जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब चल रही है उसके मद्देनजर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अभी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, चूंकि अधिवक्ता ने रिम्स में शिफ्ट करने की गुहार लगाई है, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? जी, बता दें कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जो उम्र दराज भी हो गए हैं और कई बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उन बीमारियों का हवाला देते हुए एक आवेदन कोर्ट में भी दिया गया है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव को जेल में शिफ्ट करने के बजाय रिम्स में शिफ्ट किया जाए, ताकि वो जो है उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। तो इस मामले पर भी फिलहाल अदालत में सुनवाई होगी और देखना होगा कि अदालत की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है और किस तरह से लालू प्रसाद को मेडिकल ग्रांट देते हुए उन्हें क्या रिम्स में शिफ्ट किया जाता है। इसको लेकर रिम्स में भी तैयारियां हैं, जो पेइंग वार्ड है वहां पर भी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि जेल में भी तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। वहीं कोर्ट परिसर की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो सुबह से ही जमा हुआ है। जो बड़े नेता भी राजद के हैं, बिहार से आए हुए श्याम रजक हो या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी, तमाम नेता जो हैं वो इस वक्त कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं और अपने जो सुप्रीमो हैं, जो नेता हैं, उनके खिलाफ जो फैसला आना है उसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बता दें कि 21 फरवरी को पूरे मामले को लेकर फैसला आना है। अदालत में जो 38 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई है, उसके बाद 37 लोग जो बचे हुए रेस्ट लोग हैं उन पर 21 फरवरी को सजा की सुनवाई होगी, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां पर लालू प्रसाद यादव फिलहाल अपने वकील से बातचीत कर रहे हैं। तो बढ़ते आगे, झारखंड में गठबंधन वाली सरकार के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर अलग तरह की खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। गठबंधन में शामिल 2 बड़े दल लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी योजना बनाने में जुटे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने अपनी राह पर निकल पड़े हैं। देश में इस वक्त भले ही उत्तर प्रदेश चुनाव की चर्चा हो रही हो, पर झारखंड में इससे अलग लोकसभा चुनाव की खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है।
प्रदेश में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में कहने को तो जेएमएम, कांग्रेस और राजद शामिल है, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजनीति के अंदर खाने हर कोई अपनी खिचड़ी पकाने में जुटा है। खासकर जेएमएम और कांग्रेस की रणनीति पर नजर दौड़ाएं तो ये साफ तौर पर झलकता है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। कांग्रेस का ये दावा अब तक हुए गठबंधन के फॉर्मूले पर है कि हम समान धारा को मानने वाले लोग हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का एक स्वाभाविक गठबंधन इस राज्य में होता रहा है। चाहे वो विधानसभा का चुनाव देखें या आप लोकसभा 2014 का भी अगर आप देखें तो उसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक स्वाभाविक गठबंधन हुआ था, जिसमें हम बड़े भाई की भूमिका निभाई थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसमें थी और राष्ट्रीय जनता दल भी उसमें था। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन हम लोकसभा में हमेशा बड़े भाई की भूमिका में हम रहे। झारखंड में हाल के दिनों में हेमंत सोरेन सरकार के कुछ निर्णय ने भविष्य की राजनीति की ओर इशारा करना शुरू कर दिया है। जेएमएम भविष्य में एकला चलो की राह पर आगे बढ़े तो ये हैरानी वाली बात नहीं होगी। दरअसल जेएमएम प्रदेश में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हुए लोकसभा में अपनी भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के फॉर्मूले पर सीट का बंटवारा होना संभव नहीं दिखता। शायद यही वजह है कि जेएमएम ने प्रदेश की सभी 14 लोकसभा सीटों पर अपनी सांगठनिक तैयारी शुरू कर दी है। पॉलिटिक्स में कब क्या होता है कोई नहीं जानता। अंतिम समय में भी कई बार जो निर्णय है वो बदलता है। आपको याद होगा 2014 में अचानक से गठबंधन नहीं हुआ, तो फिर जबकि बात हुई थी गठबंधन की, फिर अंतिम समय में मुझे लगता है 1 महीना पहले ये निर्णय हुआ कि अलग अलग लड़ेंगे। तो इसलिए तैयारी देखिए हर पार्टी अपना करती है, हमारी पार्टी भी करके रख रही है। उसके बाद जैसा होगा वो तो हमारे आलाकमान निर्णय लेंगे। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को स्थायी नहीं कहा जा सकता। कई मौकों पर इस गठबंधन में दरार भी देखने को मिली है। इस बार अभी से ही जेएमएम और कांग्रेस की महत्वाकांक्षा हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आगे क्या होगा। वैसे अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है और दिल्ली दरबार के बगैर अनुमति के जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन ना तो हो सकता है और ना ही टूट सकता है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 3 मार्च को सरकार अपना बजट पेश करेगी, लेकिन इस बार फिर बजट सत्र में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेगा। झारखंड की पंचम विधानसभा का 8वां सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के चलेगा। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार के बनने के बाद विधानसभा के 7 सत्र चले, जिसमें 2 बजट सत्र, 2 मॉनसून सत्र, 1 शीतकालीन सत्र और 2 विशेष सत्र शामिल हैं। इन सभी सत्र में विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल सका। 25 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो करीब 1 महीने तक चलेगा, लेकिन इस बार भी सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रहेगी। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का नाम बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के लिए दिया है, लेकिन दल बदल के तहत उनका मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में लंबित है। स्पीकर महोदय को चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायकों ने सर्वसम्मति से माननीय बाबूलाल मरांडी जी को अपना नेता मान लिया, तो इन्हें विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता देनी चाहिए थी। ये 2 साल से ऊपर गुजरने को है। इससे स्पष्ट झलकता है कि कहीं न कहीं सरकारी दबाव में माननीय स्पीकर महोदय राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं। यही कारण है कि वो मान्यता नहीं दे रहे। दरअसल किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण बजट सत्र होता है। झारखंड विधानसभा में लगातार तीसरे साल बगैर नेता प्रतिपक्ष के सत्र चल रहा है। भले ही विपक्ष के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के मामले पर साल 2000 के बजट सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया गया, लेकिन इसका असर नहीं दिखा। इस मामले पर समाधान की बजाय सत्ता पक्ष राजनीति करने में लगा हुआ है। तो जो मामला विचाराधीन है, दल बदल का जो मामला चल रहा है, तो वो तो स्पीकर कोर्ट में विचाराधीन है। उसमें प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को आपने देखा होगा कि पिछली सरकार जो थी रघुवर दास की,
4.5 साल लगे थे स्पीकर को फैसला देने में, उससे भी ज्यादा। तो इस बार ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं, जो प्रक्रिया होती है उस समय थी वही प्रक्रिया कमोवेश इस बार भी होगी। हमारे स्पीकर के पास ये केस चल रहा है, हाईकोर्ट में भी ये केस चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे इस मामले को सरकार और स्पीकर और सदन सभी गंभीरता से लिए हुए हैं और हमें लगता है कि इस पे निर्णय बहुत जल्द हो जाएगा। 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा ने 3 सीटें जीती। इसके बाद जेवीएम का बीजेपी में विलय हो गया था और उसके अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बीजेपी में वापस लौट गए थे। वहीं बाकी 2 विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप महतो ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। वर्तमान स्पीकर के न्यायाधिकरण में 3 विधायकों पर दल बदल का मामला चल रहा है। 2 साल हो गए लेकिन अभी तक इस मामले का कोई नतीजा नहीं निकला है। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और खबर धनबाद से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। कल जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय का ताला तोड़ दिया, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस कार्यालय में तालाबंदी की गई थी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कांग्रेस के विधायक हैं। उन्हें कांग्रेस ने धनबाद में पार्टी का प्रभारी बना रखा है। कांग्रेस का सदस्यता अभियान फिलहाल जारी है और इसमें भाग लेने के लिए बन्ना गुप्ता सोमवार को धनबाद पहुंचे, जिनके स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की और कांग्रेस ऑफिस का ताला तोड़ दिया गया। दरअसल इस पूरे मामले में जिला परिषद और कांग्रेस की ओर से हाईकोर्ट में केस चल रहा है। वहीं जब इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किए गए तब उनकी दलील कुछ अलग ही थी। और लोकतांत्रिक देश में बहुत चीज़ें जो हैं क्रांति और शांति दोनों को लेकर चलती हैं। तो कार्यकर्ताओं का जो जन भावना है उसका भी सम्मान होगा और कानून का भी सम्मान होगा, लेकिन रास्ते बनेंगे। ताला जो टूट गया, अरे टूट गया, कोर्ट का जो मानना हुआ उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, अब कोर्ट का देखिए, अब देखिए कोर्ट ने क्या लिख के दिया है। आप अब मानना बोल रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर क्या है, तब आप वही बता दीजिए मुझे कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे दिया स्टे करने का, ऐसा कुछ है क्या? यदि आपको जानकारी है तो बताइए मुझे। कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि स्टे करो। कोर्ट ने जो 2 लाइन के आदेश दिए हैं, उन 2 लाइन के आदेशों को हम पढ़ेंगे, विवेचना करेंगे, तदुपरांत आपको बता देंगे। और देखिए, झारखंड के चतरा जिले में सरकारी अनाज की हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल रांची चतरा में झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 1400 टन अनाज गायब कर लिया गया। तो चतरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीधे गोदाम से 1400 टन अनाज जो है वो गायब कर लिया गया। अनाजों में चावल, गेहूं और चना शामिल है। इन अनाजों की कीमत 3 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इधर इस पूरे मामले में जिला प्रशासन संबंधित अधिकारी को शोकॉज करने की तैयारी में जुटा है। वहीं मामले का खुलासा होने के बाद ही डीसी अंजलि यादव ने जांच के आदेश दिए थे। जानकारी के अनुसार गोदाम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मद के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रवासी मजदूर कल्याण योजना और ग्रीन कार्ड मद का करीब 1400 टन अनाज स्टोर था। जांच से यह साफ हो गया है कि गोदाम में रखे अनाज गायब हैं और उसे बेच दिया गया है। इस पूरे मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों के संलिप्तता की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है। सारे लोगों की संलिप्तता मिली है जिस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इस पे आगे की एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई करते हुए हम लोग अगले सप्ताह में इस पे एक्शन लेंगे। अभी इसका एग्जैक्टली जब शोकॉज का रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त होगा उसके बाद हम एग्जैक्ट आकलन कर पाएंगे। और झारखंड के सरायकेला जिले में नक्सलियों के मंसूबे लगातार विफल हो रहे हैं। लगातार जिला पुलिस की टीम को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सफलता हासिल हो रही है। पहली बार कांड्रा थाना क्षेत्र के सुंदरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2.5 एकड़ जमीन पर लगे अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट किया है। यहां नक्सली भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन पर अफीम की खेती करते थे।
मामले का खुलासा तब हुआ जब सरायकेला के एसपी को इसकी गुप्त सूचना मिली। उसके बाद एसपी के निर्देश पर बीडीओ सरायकेला और कांड्रा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और करीब 2.5 एकड़ में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया। सूचना प्राप्त हो रही थी कि हुड्डू पंचायत के जंगली खास, पालूबेड़ा, सरदाबेड़ा, हादनादा के आसपास के क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती की जा रही है। इस सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया, जिसमें बीडीओ सरायकेला और थाना से टीम बना के सेट 4 के जवान के साथ छापामारी किया गया। और खबर सिमडेगा से, जहां सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 150 किलो गांजा जब्त किया गया है। गांजा उड़ीसा से नेपाल भेजा जा रहा था। फिलहाल पुलिस दोनों तस्कर से पूछताछ में जुट गई है। और देखिए धनबाद में पुलिस कितनी सक्रिय है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि थाने से महज 1 किलोमीटर स्थित एटीएम से मशीन की चोरी कर ली गई और पुलिस को इसकी कानो कान भनक तक नहीं लगी। गौशाला बाजार में एटीएम कुछ दिनों के लिए बंद था। इसी दौरान शातिर चोर एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। घटना की जानकारी तब मिली जब एटीएम में पैसा डालने के लिए बैंक कर्मी पहुंचे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है, जो कि मतलब 15 दिन से लगभग खराब बताया जा रहा था। इसका शटर गिरा हुआ था। आज इसके टेक्नीशियन आए हैं चेक करने के लिए, तो पाए पूरा एटीएम मशीन ही गायब है। और इस संबंध में लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जांच करते हुए जो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी जो भी ले गए हैं उनको हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।